साल 2022 के दिसंबर महीने में दुनिया एक ऐसे आर्थिक भूकंप की आहट सुन रही थी जो प्रशांत महासागर के पार जापान में शुरू हुआ था। एक ऐसा देश जिसने दशकों तक अपनी आर्थिक स्थिरता और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी धाक जमाई थी, अचानक एक अभूतपूर्व संकट के मुहाने पर खड़ा था। जापान के सरकारी बॉन्ड बाजार में ऐसी उथल-पुथल मची थी कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक घबरा उठे थे। बैंक ऑफ जापान, जो अपने बॉन्ड खरीद कार्यक्रम के लिए जाना जाता था, उसे एक ही दिन में 1 ट्रिलियन येन से अधिक के बॉन्ड खरीदने पड़े ताकि बाजार को टूटने से बचाया जा सके। ये एक ऐसा पल था जब दुनिया ने पहली बार जापान के आर्थिक किले में गहरी दरारें देखीं। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय में दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जापानी सरकारी बॉन्ड जेजीबी मार्केट में इतना बड़ा भूचाल आ गया। कैसे एक देश जो अपनी बचत और निर्यात के लिए जाना जाता था, आज अपने ही बॉन्ड बाजार को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। और इस संघर्ष का असर सिर्फ जापान तक ही सीमित क्यों नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को कैसे हिला सकता है। जापान की कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जापान से शुरू करना होगा। राख से उठकर जापान ने एक चमत्कारी आर्थिक विकास की गाथा लिखी। 1950 और 60 की दशक में कड़ी परिश्रम, नवाचार और सरकार की दूरदर्शी नीतियों ने जापान को एक औद्योगिक महाशक्ति में बदल दिया। टोयोटा, सोनी, होंडा जैसे नाम दुनिया भर में छा गए। जापानी उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता ने उन्हें वैश्विक बाजार में एक अद्वितीय स्थान दिलाया। ये वो समय था जब मेड इन जापान का मतलब उत्कृष्टता की गारंटी था। ये आर्थिक चमत्कार 1980 के दशक तक अपने चरम पर पहुंच गया। जापान दुनिया का सबसे बड़ा लेनदार देश बन गया था, जिसके पास विशाल व्यापार अधिशेष और विदेशी मुद्रा भंडार था। टोक्यो की रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छू रही थीं और ये कहावत आम हो गई थी कि टोक्यो के शाही महल के आसपास की जमीन की कीमत कैलिफोर्निया राज्य से भी ज्यादा थी। शेयर बाजार भी रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर था, जहां निक्केई 225 इंडेक्स 1989 के अंत तक 38,915 के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। ये एक ऐसा बबल इकोनॉमी का दौर था जहां हर कोई अमीर बन रहा था, या कम से कम ऐसा लग रहा था। लेकिन हर बुलबुले को एक दिन फूटना होता है। 1989 के अंत और 1990 की शुरुआत में बैंक ऑफ जापान ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी शुरू की। ये कदम घातक साबित हुआ। रातों रात रियल एस्टेट और शेयर बाजार का बुलबुला फट गया। लाखों लोगों की बचत और निवेश धूल में मिल गए। बैंकों पर भारी मात्रा में अनुत्पादक ऋणों यानी नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का बोझ आ गया, जिससे वे दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए। ये जापान के लिए एक नया युग था, जिसे बाद में लॉस्ट डेकेड्स या खोया हुआ दशक कहा गया, जो वास्तव में 3 दशकों तक चला। इन खोए हुए दशकों में जापान एक अनोखी आर्थिक चुनौती से जूझ रहा था, अपस्फीति यानी डिफ्लेशन। कीमतें गिरने लगीं, जिससे उपभोक्ता खर्च और निवेश में कमी आई। लोग ये सोचकर खरीदारी टालने लगे कि कल चीजें और सस्ती हो जाएंगी। कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए संघर्ष कर रही थीं, जिससे नौकरियों में कटौती हुई और वेतन वृद्धि रुक गई। बैंक ऑफ जापान और सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कई उपाय किए। उन्होंने ब्याज दरें घटाईं, यहां तक कि उन्हें शून्य के करीब ले आए। इसे जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी (ज़र्प) कहा गया, जो पहली बार 1999 में लागू की गई। इसके बाद 2001 में बैंक ऑफ जापान ने मात्रात्मक सहजता क्वांटिटेटिव ईजिंग या क्यूई का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया। इसका मतलब था कि बैंक ऑफ जापान ने बड़ी मात्रा में सरकारी बॉन्ड और अन्य संपत्तियां खरीदना शुरू कर दिया, ताकि बाजार में पैसा डाला जा सके और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिल सके। इस कदम का उद्देश्य बैंकों को अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना और अपस्फीति को रोकना था। लेकिन दशकों तक ये उपाय भी जापान को अपस्फीति के जाल से पूरी तरह बाहर निकालने में विफल रहे। जापान की सरकार ने इस बीच अपने खर्चों को बनाए रखने और अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगातार बॉन्ड जारी किए। ये बॉन्ड, जिन्हें जापानी सरकारी बॉन्ड या जेजीबीज कहा जाता है, दशकों तक दुनिया के सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माने जाते थे। जापान के पास अपनी विशाल घरेलू बचत थी और जापानी निवेशक, विशेष रूप से पेंशन फंड और बीमा कंपनियां, इन बॉन्ड को बड़े पैमाने पर खरीदती थीं। इससे सरकार को कम ब्याज दरों पर उधार लेने में मदद मिली, जिससे देश का सार्वजनिक ऋण बढ़ता गया। लेकिन ये घरेलू निवेशकों द्वारा वित्तपोषित था,
इसलिए इसे अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता था। 2012 में शिंजो आबे प्रधानमंत्री बने और उन्होंने आबेनॉमिक्स नामक एक महत्वाकांक्षी आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किया। इसके 3 मुख्य स्तंभ थे: मौद्रिक सहजता, राजकोषीय प्रोत्साहन और संरचनात्मक सुधार। बैंक ऑफ जापान के तत्कालीन गवर्नर हारुहिको कुरोदा ने इस कार्यक्रम को पूरी तरह से समर्थन दिया। उन्होंने 2013 में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी QQE नामक एक और बड़ा बॉन्ड खरीद कार्यक्रम शुरू किया, जिसका लक्ष्य 2 साल के भीतर 2% की मुद्रास्फीति दर हासिल करना था। बैंक ऑफ जापान ने JGBs को इतनी बड़ी मात्रा में खरीदना शुरू किया कि वो जल्द ही सरकारी बॉन्ड का सबसे बड़ा धारक बन गया। 2016 में बैंक ऑफ जापान ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया: नकारात्मक ब्याज दरें यानी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी या NIRP और यील्ड कर्व कंट्रोल यानी YCC। NIRP के तहत कुछ बैंकों को बैंक ऑफ जापान में पैसा जमा करने के लिए भुगतान करना पड़ता था, जिसका उद्देश्य उन्हें ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना था। YCC के तहत बैंक ऑफ जापान ने 10 वर्षीय JGBs पर अपनी उपज यानी यील्ड को एक विशिष्ट लक्ष्य के आसपास रखने का वादा किया, जो शुरुआत में लगभग 0% था। इसका मतलब था कि अगर 10 वर्षीय JGB की उपज इस लक्ष्य से ऊपर जाने लगती तो बैंक ऑफ जापान उसे वापस नीचे लाने के लिए असीमित मात्रा में बॉन्ड खरीदता। ये एक अभूतपूर्व नीति थी जिसका उद्देश्य लंबी अवधि की ब्याज दरों को कम रखना और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना था। इस निरंतर मौद्रिक सहजता के कारण जापान में ब्याज दरें दुनिया में सबसे कम बनी रहीं। जबकि दुनिया के अधिकांश केंद्रीय बैंक अपनी ब्याज दरों को बढ़ा रहे थे या कम से कम उन्हें शून्य से ऊपर रख रहे थे, बैंक ऑफ जापान ने अपनी दरों को शून्य के करीब या नकारात्मक बनाए रखा। इसी पृष्ठभूमि में येन कैरी ट्रेड नामक एक वित्तीय रणनीति का उदय हुआ, जिसने वैश्विक बाजारों में अपनी जड़ें जमा ली। येन कैरी ट्रेड एक ऐसी रणनीति है जहां निवेशक जापान की बेहद कम ब्याज दरों पर येन उधार लेते हैं और फिर उस येन को बेचकर किसी अन्य देश की मुद्रा खरीदते हैं जहां ब्याज दरें अधिक हों। फिर वे उस मुद्रा को उच्च उपज वाले बॉन्ड या अन्य संपत्तियों में निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि जापान में ब्याज दर 0% है और अमेरिका में 5% है, तो निवेशक जापान से 0% पर येन उधार लेगा, उसे डॉलर में बदलेगा और फिर अमेरिकी बॉन्ड में निवेश करेगा जो 5% रिटर्न दे रहा है। ये एक आकर्षक व्यापार था क्योंकि ये निवेशकों को ब्याज दर के अंतर से लाभ कमाने का अवसर देता था। ये रणनीति तब तक काम करती है जब तक येन कमजोर रहता है या कम से कम स्थिर रहता है। यदि येन मजबूत होता है तो निवेशकों को अपने ऋण को चुकाने के लिए अधिक येन की आवश्यकता होगी, जिससे उनके मुनाफे कम हो सकते हैं या नुकसान भी हो सकता है। दशकों से येन कैरी ट्रेड वैश्विक वित्त का एक अभिन्न अंग बन गया था, जिससे येन की मांग कम रहती थी और वो अपेक्षाकृत कमजोर बना रहता था, जो जापानी निर्यातकों के लिए फायदेमंद था। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देने के लिए बड़े पैमाने पर मात्रात्मक सहजता और कम ब्याज दरों की नीतियां अपनाईं। अमेरिका के फेडरल रिजर्व, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे संस्थानों ने अरबों डॉलर, यूरो और पाउंड के बॉन्ड खरीदे, जिससे वैश्विक बाजार में तरलता की बाढ़ आ गई और ब्याज दरें ऐतिहासिक रूप से कम हो गई। इसने येन कैरी ट्रेड को और भी आकर्षक बना दिया क्योंकि जापान की ब्याज दरें अभी भी सबसे कम थीं। लेकिन 2020 में कोविड-19 महामारी के आने से सब कुछ बदल गया। सरकारों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज जारी किए और केंद्रीय बैंकों ने और अधिक मौद्रिक सहजता अपनाई। जब दुनिया महामारी से उबरने लगी तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, ऊर्जा की बढ़ती कीमतें और मजबूत उपभोक्ता मांग के कारण मुद्रास्फीति बढ़ने लगी। पहले तो केंद्रीय बैंकों ने इसे अस्थायी माना, लेकिन जल्द ही ये स्पष्ट हो गया कि मुद्रास्फीति एक गंभीर और स्थायी समस्या बन गई है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए अपनी नीतियों को बदलना शुरू कर दिया। फेडरल रिजर्व ने मार्च 2022 में ब्याज दरें बढ़ानी शुरू की और उसके बाद कई बार आक्रामक रूप से बढ़ोतरी की। यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी इसी राह पर चलते हुए अपनी ब्याज दरों को दशकों के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। अचानक दुनिया भर में ब्याज दरें तेजी से बढ़ने लगीं। इस बीच बैंक ऑफ जापान अपनी यील्ड कर्व कंट्रोल यानी YCC नीति पर अड़ा रहा। गवर्नर कुरोदा का मानना था कि जापान की अर्थव्यवस्था को अभी भी निरंतर समर्थन की आवश्यकता है और देश को अभी भी 2% मुद्रास्फीति लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
जबकि दुनिया भर में बॉन्ड की उपज बढ़ रही थी, बैंक ऑफ जापान 10 वर्षीय जेजीबी की उपज को लगभग 0% के अपने लक्ष्य के आसपास रखने के लिए प्रतिबद्ध था, जिसे उसने बाद में प्लस माइनस 0.25% और फिर प्लस माइनस 0.5% तक बढ़ा दिया। बैंक ऑफ जापान की इस अलग नीति ने जेजीबी बाजार पर भारी दबाव डाला। जब अन्य देशों के बॉन्ड ज्यादा रिटर्न दे रहे थे, तो निवेशक कम उपज वाले जापानी बॉन्ड क्यों खरीदते? बाजार में कई सट्टेबाजों और हेज फंडों ने ये दांव लगाना शुरू कर दिया कि बैंक ऑफ जापान अपनी वाईसीसी नीति को बनाए रखने में विफल रहेगा। उन्होंने 10 वर्षीय जेजीबीज को शॉर्ट करना शुरू कर दिया, यानी उन्हें इस उम्मीद में बेचना शुरू कर दिया कि उनकी कीमतें गिरेंगी और उपज बढ़ेगी। इसे वित्तीय हलकों में विधवा निर्माता व्यापार यानी विडो मेकर ट्रेड के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि कई निवेशक पहले भी बैंक ऑफ जापान के खिलाफ दांव लगाकर भारी नुकसान उठा चुके थे। जैसे जैसे वैश्विक ब्याज दरें बढ़ती गईं, येन कैरी ट्रेड और भी आकर्षक होता गया। निवेशक जापान से और अधिक येन उधार ले रहे थे और उसे डॉलर जैसी उच्च उपज वाली मुद्राओं में बदल रहे थे। इसने येन को और कमजोर कर दिया। 2022 में येन डॉलर के मुकाबले 150 के स्तर को पार कर गया, जो दशकों में सबसे कमजोर स्तर था। जापानी नागरिकों के लिए इसका मतलब था कि आयातित सामान जैसे ऊर्जा और खाद्य पदार्थ बहुत महंगे हो गए, जिससे उनकी क्रय शक्ति कम हो गई और जीवन यापन की लागत बढ़ गई। बैंक ऑफ जापान ने अपनी वाईसीसी नीति को बचाने के लिए असाधारण कदम उठाए। जब भी 10 वर्षीय जेजीबी की उपज उसके निर्धारित ऊपरी बैंड को छूने लगती, तो बैंक ऑफ जापान बाजार में हस्तक्षेप करता और असीमित मात्रा में बॉन्ड खरीदता। एक समय ऐसा भी आया जब बैंक ऑफ जापान को एक ही दिन में ट्रिलियन येन से अधिक के बॉन्ड खरीदने पड़े, ताकि उपज को नियंत्रित किया जा सके। ये हस्तक्षेप इतने बड़े पैमाने पर थे कि बैंक ऑफ जापान की बैलेंस शीट तेजी से बढ़ती जा रही थी और वो जापान के कुल सरकारी बॉन्ड का 50% से अधिक का मालिक बन गया था। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसने दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों और निवेशकों को चिंतित कर दिया था। बाजार में तनाव बढ़ता जा रहा था। निवेशक ये जानने के लिए उत्सुक थे कि बैंक ऑफ जापान कब तक इस नीति को बनाए रख पाएगा। क्या वो अपनी बैलेंस शीट को अनिश्चित काल तक बढ़ा सकता है? क्या वो जापान की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपनी नीतियों को बदलने के लिए मजबूर होगा? या क्या ये एक ऐसी स्थिति थी जहां जापान का बॉन्ड बाजार अंततः टूट जाएगा, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नया संकट पैदा हो जाएगा? ये सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा था, क्योंकि बैंक ऑफ जापान अपनी सबसे बड़े परीक्षण का सामना कर रहा था। जापान, जो कभी अपनी आर्थिक स्थिरता के लिए जाना जाता था, अब एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां उसके दशकों पुराने आर्थिक मॉडल पर सवाल उठ रहे थे। दुनिया देख रही थी कि क्या बैंक ऑफ जापान अपने नियंत्रण को बनाए रख पाएगा, या क्या बाजार की ताकतें उसे अपनी नीतियों को बदलने के लिए मजबूर करेंगी। और अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम क्या होंगे, न केवल जापान के लिए बल्कि उन सभी देशों के लिए जो येन कैरी ट्रेड और जापानी बॉन्ड बाजार की स्थिरता पर निर्भर थे। ये एक ऐसा खेल था जिसमें दांव बहुत ऊंचे थे और दुनिया को एक ऐसे आर्थिक संकट का डर सता रहा था जो प्रशांत महासागर से शुरू होकर हर तट तक पहुंच सकता था। ये सिर्फ जापान का संकट नहीं था, ये पूरी दुनिया का संकट बनने वाला था और इसके संकेत अब साफ दिखने लगे थे। ये एक ऐसा क्षण था जब बाजार की अस्थिरता अपने चरम पर पहुंच रही थी और हर कोई बैंक ऑफ जापान के अगले कदम का इंतजार कर रहा था, ये जानते हुए कि उनका निर्णय न केवल जापान के भाग्य को तय करेगा बल्कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता को भी प्रभावित करेगा। बैंक ऑफ जापान का वो निर्णय जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, अंततः आया। लेकिन वो निर्णय नहीं था जिसकी उम्मीद कई लोगों को थी। बैंक ने अपनी अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी, अत्यंत ढीली मौद्रिक नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, केवल कुछ मामूली समायोजन किए जो बाजार की बढ़ती उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थे। ये एक तरह से एक धीमी गति का बॉम्ब था जिसे एक छोटे से फ्यूज के साथ छोड़ दिया गया था। बाजार ने पहले तो राहत की सांस ली, ये सोचकर कि तत्काल संकट टल गया है, लेकिन ये राहत क्षणभंगुर थी। विश्लेषकों ने तुरंत महसूस किया कि बैंक ने एक अवसर गंवा दिया था, एक ऐसा अवसर जब वो धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से अपनी नीतियों को सामान्य कर सकता था। अब बाजार की ताकतें और भी अधिक उग्र हो गईं, ये जानते हुए कि बैंक ऑफ जापान एक कोने में फंस गया है। ये प्रतिक्रिया अप्रत्याशित नहीं थी। येन, जो पहले से ही अस्थिर था, अब और तेजी से लुढ़कने लगा, जिससे कैरी ट्रेड में लगे निवेशकों के लिए एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई। जिन लोगों ने कम ब्याज दरों पर येन उधार लेकर उच्च उपज वाली संपत्तियों में निवेश किया था, वे अब दोहरी मार झेल रहे थे।
एक तरफ उनकी विदेशी संपत्तियों का मूल्य येन के मुकाबले कम हो रहा था और दूसरी तरफ उधार लिए गए येन को वापस करने की लागत बढ़ रही थी। ये एक दुष्चक्र था जिसने वैश्विक वित्तीय प्रणाली में घबराहट पैदा कर दी। बड़े हेज फंड्स और संस्थागत निवेशकों ने घबराहट में अपनी कैरी ट्रेड पोजीशन को बंद करना शुरू कर दिया, जिससे येन की मांग में अचानक उछाल आया और ये तेजी से मजबूत होने लगा। ये वो क्षण था जब कैरी ट्रेड का अनवाइंड शुरू हुआ और इसकी लहरें प्रशांत के पार तक फैलने लगीं। येन के अचानक मजबूत होने से डॉलर, यूरो और अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले उसकी कीमत में भारी उछाल आया। ये उन देशों के लिए एक बड़ा झटका था जिनकी अर्थव्यवस्थाएं जापानी निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर करती थीं या जिन्होंने येन वित्त पोषित परियोजनाओं में निवेश किया था। टोक्यो के ट्रेडिंग फ्लोर पर स्क्रीन लाल रंग में चमक रही थीं और व्यापारियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। बॉन्ड बाजार में भी भूचाल आ गया। जापान सरकार बॉन्ड जेजीबीज की पैदावार, जो बैंक ऑफ जापान की नीतियों द्वारा कृत्रिम रूप से कम रखी गई थी, अब नियंत्रण से बाहर होने लगीं। निवेशकों ने जेजीबीज बेचना शुरू कर दिया, जिससे उनकी कीमतें गिरीं और पैदावार बढ़ी। ये एक हिमस्खलन की शुरुआत थी, जिसकी चपेट में न केवल जापान बल्कि दुनिया के अन्य बॉन्ड बाजार भी आने लगे। इस वित्तीय सुनामी का असर सिर्फ बड़े बैंकों और हेज फंड्स तक ही सीमित नहीं रहा। जापान में ओसाका के एक छोटे से विनिर्माण संयंत्र के मालिक ताकाहाशी सान अपनी कंपनी के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित थे। उन्होंने हाल ही में एक नए रोबोटिक आर्म के लिए येन में भारी ऋण लिया था, ये उम्मीद करते हुए कि कम ब्याज दरें बनी रहेंगी। लेकिन अब बॉन्ड पैदावार बढ़ने और ऋण लागत में संभावित वृद्धि के साथ उनका व्यापार खतरे में पड़ गया था। हमने सोचा था कि हम सुरक्षित हैं, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लेकिन बाजार की ये अस्थिरता सब कुछ निगल सकती है। ताकाहाशी सान जैसे हजारों छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायी जो दशकों से जापान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं, अब एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे थे। उनकी बचत, उनके निवेश, सब कुछ दांव पर था। प्रशांत के पार न्यूयॉर्क में एक युवा पोर्टफोलियो मैनेजर सारा अपनी स्क्रीन पर लगातार गिरते हुए शेयरों को देख रही थी। उसने अपने फंड का एक बड़ा हिस्सा उभरते बाजारों में निवेश किया था, जो येन कैरी ट्रेड से मिलने वाले सस्ते पूंजी पर निर्भर थे। अब जैसे ही येन कैरी ट्रेड का अनवाइंड हुआ, उन बाजारों से पूंजी तेजी से बाहर निकलने लगी। इंडोनेशियाई बॉन्ड, ब्राजीलियाई इक्विटी, सब कुछ गिर रहा था। ये एक डोमिनो इफेक्ट है, उसने अपने वरिष्ठ को बताया। जब जापान छींकता है तो पूरी दुनिया को सर्दी लग जाती है। सारा जानती थी कि उसके ग्राहकों की बचत, उनके सेवानिवृत्ति खाते इस वैश्विक उथल-पुथल की चपेट में आ गए थे। ये सिर्फ वित्तीय आंकड़े नहीं थे, ये लोगों का भविष्य था जो दांव पर लगा था। लंदन में एक अनुभवी पेंशन फंड मैनेजर डेविड ने अपनी टीम को आपातकालीन बैठक के लिए बुलाया। उनके फंड ने जापान की दीर्घकालिक स्थिरता पर भरोसा करते हुए जेजीबीज में बड़ा निवेश किया था। अब जेजीबी की पैदावार में अप्रत्याशित उछाल से उनके पोर्टफोलियो पर भारी दबाव पड़ रहा था। ये हमारे पेंशन भोगियों के लिए एक आपदा है, डेविड ने गंभीर स्वर में कहा। हम उन्हें कैसे समझाएंगे कि उनके जीवन भर की बचत एक ऐसी अदृश्य ताकत के कारण खतरे में है जिसे वे कभी समझ नहीं पाएंगे? ये संकट सिर्फ वित्तीय संस्थानों की बैलेंस शीट पर नहीं था, ये उन लाखों भोलियों के चेहरों पर था जिन्होंने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इन फंडों पर भरोसा किया था। संकट की ये घड़ी अपने चरम पर पहुंच गई जब एक प्रमुख यूरोपीय बैंक, जिसने येन कैरी ट्रेड में भारी निवेश किया था, गंभीर वित्तीय कठिनाइयों में फंस गया। उसकी बैलेंस शीट पर अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा था और बाजार में उसकी साख तेजी से गिर रही थी। अफवाहें फैलने लगीं कि बैंक दिवालियापन के कगार पर है, जिससे वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एक घबराहट पैदा हो गई। स्टॉक बाजार दुनिया भर में धड़ाम हो गए और क्रेडिट बाजार सूखने लगे। ये वो क्षण था जब दुनिया को 2008 के वित्तीय संकट की भयावह यादें ताज़ा हो गईं। सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने आपातकालीन बैठकों का आयोजन किया, ये समझने की कोशिश करते हुए कि इस अभूतपूर्व संकट को कैसे रोका जाए जो हर कोने में फैल रहा था। इस उथल-पुथल के बीच बैंक ऑफ जापान पर वैश्विक दबाव अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ और दुनिया के प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने जापान से अपनी मौद्रिक नीति पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। अंततः अभूतपूर्व दबाव के चलते बैंक ऑफ जापान को अपनी नीति में एक बड़ा बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपनी बॉन्ड खरीद कार्यक्रम को कम किया और पैदावार नियंत्रण यानी यील्ड कर्व कंट्रोल के अपने लक्ष्य बैंड को चौड़ा किया, जिससे जेजीबी पैदावार को कुछ हद तक बढ़ने की अनुमति मिली।
ये एक ऐसा कदम था जो पहले अकल्पनीय था, लेकिन बाजार की ताकतों ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। ये घोषणा एक झटके के रूप में आई, जिससे बाजार में एक और तीव्र प्रतिक्रिया हुई। लेकिन इस बार ये एक नियंत्रित डी-एस्केलेशन की दिशा में पहला कदम था। इस नीतिगत बदलाव के तत्काल परिणाम गंभीर थे। जापान की अर्थव्यवस्था को एक तीव्र संकुचन का सामना करना पड़ा। व्यवसायों ने निवेश में कटौती की और उपभोक्ता खर्च में भारी गिरावट आई। बेरोजगारी बढ़ी और कई छोटे व्यवसायों को बंद करना पड़ा। सरकार का ऋण, जो पहले से ही दुनिया में सबसे अधिक था, अब और भी अधिक चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि बॉन्ड पैदावार बढ़ने से ऋण चुकाने की लागत बढ़ गई थी। जापान, जो दशकों से अपनी धीमी आर्थिक वृद्धि के लिए जाना जाता था, अब एक पूर्ण विकसित मंदी की चपेट में आ गया था। समाज में निराशा और अनिश्चितता का माहौल छा गया, क्योंकि लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। वैश्विक स्तर पर कैरी ट्रेड के अनवाइंड ने उभरते बाजारों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जिन देशों ने सस्ते येन ऋण पर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को फलने फूलने दिया था, उन्होंने अब पूंजी के अचानक बहिर्वाह का अनुभव किया। उनकी मुद्राएं कमजोर हुईं, उनकी स्टॉक मार्केट गिर गईं और उनके बॉन्ड बाजार अस्थिर हो गए। कई देशों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आपातकालीन सहायता लेनी पड़ी और कुछ को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने के लिए कठोर मितव्ययिता उपायों को लागू करना पड़ा। विकसित देशों में भी बॉन्ड पैदावार में वृद्धि हुई, क्योंकि वैश्विक तरलता सूख गई और निवेशक सुरक्षित पनाहगाहों की ओर भागे। ये एक अनुस्मारक था कि आज की दुनिया में कोई भी अर्थव्यवस्था एक द्वीप नहीं है। हर देश एक जटिल वित्तीय जाल से जुड़ा हुआ है। इस संकट की विरासत गहरी और स्थायी थी। इसने दुनिया को ये सिखाया कि केंद्रीय बैंक की नीतियां, विशेषकर बड़े पैमाने पर बॉन्ड खरीद कार्यक्रम, एक तलवार की धार पर चलने जैसा है। एक तरफ वे अर्थव्यवस्था को स्थिर कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वे बाजार में विकृतियां पैदा कर सकते हैं जो अंततः नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। जापान के अनुभव ने अन्य केंद्रीय बैंकों को अपनी मौद्रिक नीतियों के दीर्घकालिक परिणामों पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर किया। इसने वैश्विक वित्तीय विनियमन में भी बदलाव लाए, जिससे क्रॉस बॉर्डर वित्तीय प्रवाह और कैरी ट्रेड पर अधिक निगरानी और नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हुई। जापान के लिए ये संकट एक वेकअप कॉल था। इसने उन्हें अपनी आर्थिक मॉडल पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया, जो दशकों से डिफ्लेशन और कम ब्याज दरों पर आधारित था। सरकार ने संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें श्रम बाजार में लचीलापन लाना और उत्पादकता बढ़ाना शामिल था। समाज में लोगों को अधिक वित्तीय साक्षरता और व्यक्तिगत वित्तीय नियोजन के महत्व का एहसास हुआ। ये संकट सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं था, ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का उत्प्रेरक था, जिसने जापान को भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए मजबूर किया। आज जब हम जापान के बॉन्ड बाजार के पिघलने और येन कैरी ट्रेड के अनवाइंड की कहानी को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि ये सिर्फ एक देश की आर्थिक गाथा नहीं थी। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की नाजुकता और एक दूसरे पर निर्भरता की एक मार्मिक कहानी है। ये हमें सिखाता है कि वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता एक स्थायी सत्य है और कोई भी देश, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वैश्विक आर्थिक ताकतों से अछूता नहीं रह सकता। ये संकट हमें चेतावनी देता है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, बाजार के संकेतों को समझना चाहिए और वित्तीय स्थिरता के लिए सामूहिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकारों, केंद्रीय बैंकों और आम नागरिकों को ये समझना होगा कि हर वित्तीय निर्णय की लहरें दूर दूर तक फैलती हैं। क्या हम इस सबक को याद रखेंगे? क्या हम भविष्य के संकटों को रोकने के लिए तैयार रहेंगे? या क्या हम इतिहास को दोहराने के लिए अभिशप्त हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर केवल समय ही दे सकता है, और ये उत्तर हमारे सामूहिक विवेक और दूरदर्शिता पर निर्भर करेगा। हमें ये समझना होगा कि आर्थिक स्थिरता एक सतत प्रयास है और इसकी सुरक्षा के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। ये सिर्फ जापान का संकट नहीं था, ये मानव जाति की आर्थिक नियति का एक हिस्सा था और इसकी गूंज आज भी हमारे कानों में सुनाई देती है। हमें भविष्य की